चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपना VSR अड्डा पर स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास से कंटिन्यू आगे चलेंगे। सभी बच्चों को याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक को हमने आगे बढ़ाया था और सभी बच्चे स्पष्ट रूप से जान भी रहे होंगे कि विद्युत धारा में हम लोग कई प्रकार के टॉपिक देखे थे। तो चलिए, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले पिछला क्लास आपने किया है कि नहीं किया है, इसके लिए चलिए जल्दी से 2-3 क्वेश्चन का तेजी में आंसर दे देंगे और आज का क्लास हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए, पिछले क्लास से आज का पहला क्लास है भारत में कितने वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है। घरेलू परिपथ में कितने वोल्ट का भारत में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है। आपका चॉइस ए है 20 वोल्ट, चॉइस बी है 440 वोल्ट, सी है 220 वोल्ट और डी है 1100 वोल्ट। भारत में कितने वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है घरेलू परिपथ, घरेलू वायरिंग में। जल्दी से आंसर करिए, पिछला क्लास पढ़ाया हुआ है तेजी में। तो एकदम जो बच्चे सोच रहे हैं बिल्कुल सही। भारत में जब भी घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की बात होगी तो सही आंसर होगा 220 वोल्ट। चलिए तेजी में एक और क्वेश्चन बता दीजिए, भारत में कितने वोल्ट का विशिष्ट धारा प्राप्त किया जाता है। और आपके आंसर है, चॉइस है 0 वोल्ट, 110 वोल्ट, 150 वोल्ट और 220 वोल्ट। कितने वोल्ट का विशिष्ट धारा प्रवाहित किया जाता है भारत में, जल्दी बताइए। तो सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा कि जब भी बात होगी विशिष्ट धारा की तो सही आंसर हम लोग का क्या होता है, 0 वोल्ट। यह दिमाग में एकदम सेट रखेंगे, 0 वोल्ट का विशिष्ट धारा भारत में प्राप्त होता है। तो चलिए अब यहीं से आज का क्लास शुरू किया जाए। एक अंतिम क्वेश्चन देख ले ताकि पिछला क्लास एकदम रिकैप हो जाए। सभी बच्चे को पता होगा एमीटर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, यह सभी बच्चे जानते हैं एमीटर के बारे में। और चलिए जल्दी से बताना है एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। बस आंसर लिख दीजिए तेजी में बिना चॉइस का। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, जल्दी से आंसर लिखना है इसका। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। और एक और लगले क्वेश्चन दे दे, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एकदम तेजी में सभी बच्चे आंसर करेंगे। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, यह देखिए हमारा आंसर है, एकदम तेजी में करिए। पहला आंसर क्वेश्चन है एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है और दूसरा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तेजी में आंसर करिए। हम लोग जानते हैं एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो हम लोगों ने इन सब तथ्यों को पिछले क्लास में पढ़ा था। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ से चलेंगे और सभी बच्चे एक बार एकदम वीडियो को शेयर कर देंगे और जो दोस्त सोया है उसको जगा लेंगे और बस यही बात उसको बोलेंगे, जो जागेगा वही पाएगा, सोने वाला हो जाएगा। तो चलिए पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल VSR अड्डा कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर में स्वागत है। और आज का क्लास हम लोग पिछला क्लास जहां से खत्म किए थे, अभी हम लोग जो प्रश्न को जोड़ा उन प्रश्नों के कड़ी से आगे चलेंगे। तो एकदम सभी लोग तैयार हो जाइए आज के क्लास के लिए। आज का क्लास बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पिछला क्लास हम लोग जो चल रहे थे वह था प्रत्यावर्ती धारा और साथ में विशिष्ट धारा। हम लोग यही क्लास से पिछला क्लास खत्म किए थे और आज इन दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा और विशिष्ट धारा में अंतर देखेंगे। जो बच्चे इसको खूब बढ़िया से समझेंगे उसका 1-2 नंबर कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा में हम समझाए थे, याद कीजिए आप सभी लोग, कि इसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। इसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। और इधर अगर हम लोग चले प्रत्यावर्ती धारा में तो इसका मान और दिशा यह जो दोनों है यह बदलता है। और विशिष्ट धारा की बात करें
तो यहाँ मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, यह सभी बच्चों का क्लियर होगा। प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलता है, जबकि दिश धारा का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। यही एकदम स्पष्ट रखेंगे, क्लियर रखेंगे। चलिए अब इसमें चले देखिए प्रत्यावर्ती धारा से क्या है, इससे बड़े बड़े उपकरण चला सकते हैं, इससे बड़े बड़े उपकरण चला सकते हैं, इससे बड़े उपकरण नहीं चला सकते, हमेशा इससे छोटे उपकरण चलाएंगे, इससे छोटे उपकरण नहीं चला सकते। जो छोटा उपकरण है ये नहीं चलेगा, इससे छोटा उपकरण चलेगा। एकदम दिमाग में सेट करेंगे, पृष्ठ धारा से छोटा उपकरण चलेगा, जबकि प्रत्यावर्ती धारा से छोटा उपकरण नहीं चलेगा। यह कंसेप्ट के साथ सभी लोग तैयार रहेंगे। तो एकदम जो है आप सभी जुड़े हैं, और जो बच्चे जुड़े हैं उन सभी का कंसेप्ट क्लियर होगा। और आज का क्लास हम लोग यहाँ से कंटिन्यू चलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे विभव, और विभव के साथ पढ़ेंगे विभवांतर, विभव और विभवांतर। तो चलिए विभव हम लोग पढ़ें। विभव को अंग्रेजी में हम लोग इसका पूरा नाम जब लिखते हैं तो विद्युत विभव है, और इसको हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं। यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये है क्या, कहता है विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव किसी पदार्थ का वह अवस्था है, किसी पदार्थ का वह अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई पदार्थ आवेश ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, आवेश ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। यह देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद्युतीय विभव किसी पदार्थ का वह अवस्था है, एक अवस्था है, तो यह ज्ञात होता है कि कोई पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, इसी को विद्युतीय विभव कहते हैं। तो चलिए एक बार समझा जाए। मान लेते हैं ये एक बड़ा सा ए है और दूसरा ये एक छोटा सा बी, और ये दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो आपसे हम पूछे इसमें से कौन वाला आवेश को त्याग करेगा और कौन वाला आवेश को ग्रहण करेगा, ये जल्दी बताना है। कौन इसमें आवेश को ग्रहण करेगा और कौन आवेश को त्याग करेगा, यही कंसेप्ट तेजी में बताना है। तो सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर ए बड़ा है बी छोटा है, दोनों को जोड़ दिए हैं, तो ए जो है यह आवेश का त्याग करेगा। ए क्या करेगा, आवेश का त्याग करेगा। ए क्या करेगा, आवेश का त्याग करेगा, और बी आवेश का ग्रहण करेगा। तो यदि ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बड़ा वाला त्याग करे और छोटा वाला ग्रहण करे। हम लोग इसको ऐसे पता कर सकते हैं, मान लेते हैं कि 10 वोल्ट हो जाए और यही 15 वोल्ट हो जाए, बड़ा वाला ही 10 वोल्ट हो जाए और छोटा वाला 15 वोल्ट हो जाए, तो छोटा वाला बड़ा को ही देने लगे। तो बस यही कंसेप्ट है। और अब हम समझते हैं, सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार तेजी में सुनेंगे। आप विद्युतीय विभव किसी पदार्थ का वह अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई पदार्थ आवेश ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, कोई पदार्थ आवेश ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। यह सभी बच्चों का एकदम क्लियर होगा। तो चलिए एक बार पुनः हम लोग चले यहाँ से आगे ले कंसेप्ट की ओर। विद्युतीय विभव को भी से लिखेंगे और इसका फार्मूला होता है W/Q। भी बराबर फार्मूला क्या होगा, W/Q। यह जो भी देख रहे हैं यही है हमारा W/Q। तो सभी बच्चों का यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भी माने विभव, W बोलेंगे तो कार्य, और Q का मतलब होता है आवेश। Q का मतलब आवेश का SI मात्रक कुल प्रति कूलम, या इसी को वोल्ट कहते हैं।
यह दिमाग में सेट करेंगे। विद्युतीय विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति कूलम। और यही देखिए, इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो एकदम हम समझते हैं। यहाँ तक जो मैंने कंसेप्ट दिया, यह कंसेप्ट सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अब विद्युतीय विभव को थोड़ा समझने के लिए हम लोग को 3 टर्म समझना होगा। एक को चालक कहते हैं, और दूसरे को अचालक कहते हैं, और तीसरे को अर्धचालक कहते हैं। एक चालक है और दूसरा अचालक है और तीसरा अर्धचालक है। फिर से समझेंगे, एक चालक है, दूसरा अचालक है और तीसरा अर्धचालक। इस चालक क्या है तो हम लोग समझेंगे। इस चालक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चालक को ही अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। चालक को ही अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इससे विद्युत धारा, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, इसी को चालक कहते हैं। और चालक में ही सबसे अच्छा चालक का जब बात चलता है तो हमारा चांदी हो जाता है। चांदी के बाद हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम हो जाता है, कॉपर हो जाता है, लोहा हो जाता है। यह सब हम लोग का चालक है। यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी और साथ में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा, तो चालक कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। अचालक इंसुलेटर है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह नगण्य होता है। नगण्य का मतलब शून्य होता है, न के बराबर होता है। और इससे विद्युत धारा आसानी से विद्युत धारा प्रवाह ही नहीं करता है। आसानी से क्या विद्युत धारा प्रवाह नहीं करेगा, इसी को अचालक कहेंगे। वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बच्चों, नगण्य होती है। नगण्य का मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होता है, शून्य होता है, 0 होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए, अचालक कहते हैं। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक और अचालक के बीच में होगा, इसी को हम लोग अर्धचालक कहेंगे। चालक के एग्जाम्पल अभी समझाए, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा। तो अचालक को ही कई बार पढ़ोगे, इसी को कुचालक भी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल सभी लोग जानते हो, रबड़ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लकड़ी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल प्लास्टिक हो जाएगा। तो रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, यह सब जो चीज देखते हैं, इस सभी बच्चों को पता होगा यह कुचालक और क्या है, अचालक। चलिए बहुत बढ़िया। अर्धचालक समझाए, जिसका गुण मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक और अचालक के बीच में रहेगा, साथ में कुछ शर्त पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, उसी को अर्धचालक कहेंगे। और अर्धचालक में 2 एग्जाम्पल सभी बच्चे एकदम याद रखेंगे। इसका 2 एग्जाम्पल, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। तो हम समझते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक, ये तीनों का कंसेप्ट सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चले। अभी मैंने बताया आपको विभव के बारे में। विभव से ही एक टर्म है और उस टर्म का नाम है प्यारे बच्चों विभवांतर। इसका नाम क्या है, विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब क्या हो जाएगा, विभव में अंतर। और विभव में अंतर इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब सुनेंगे बढ़िया से। 2 बिंदुओं के बीच, मान लेते हैं यह 2 तार है और इन 2 बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है, इन 2 तारों में जो विभव में अंतर होगा, इसी को विभवांतर कहेंगे। एकदम दिमाग में सेट करेंगे। विभव में अंतर ही क्या कहलाता है, तो विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। विभव में अंतर क्या कहलाता है, तो विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। यह सभी बच्चों का क्लियर होना चाहिए। विभवांतर कहते किसको हैं, इस पर भी थोड़ा गौर कर लिए हम लोग। विभवांतर को भी से ही सूचित करते हैं।
विभवांतर को किससे सूचित करेंगे? तो विभवांतर को किससे सूचित करेंगे, यह दिमाग में एकदम सेट रखना है। विभवांतर को किससे सूचित करेंगे? भी से। और सबसे बड़ी बात, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, यह भी दिमाग में सेट करेंगे। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, यह हम लोग सुनेंगे। विभवांतर का जब SI मात्रक का बात चलेगा तो इसको हम लोग वोल्ट के नाम से जानेंगे, चूंकि एक प्रकार का विभव ही। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, वही सीखना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म विभवांतर को मापते किससे है, उससे सीखना है। तो विभवांतर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर है क्या, तो एक और चीज समझा दें। पिछले क्लास में एमीटर और आज के क्लास में वोल्ट मीटर। क्या बच्चों आप लोगों ने एमीटर और वोल्ट मीटर देखा है? यस या नो? क्या आपने एमीटर या वोल्ट मीटर देखा है? यस या नो? एकदम तेजी में जवाब देंगे। क्या आपने वोल्ट मीटर देखा है? यस या नो? तो सभी बच्चे जिनके घर में समरसेबुल मोटर लगा हुआ है तो उसके स्टार्टर में जाओगे तो दो ऐसा मिलेगा, एक में ए और एक में भी लिखा रहेगा। भी वाला जो है स्टार्टर में सभी बच्चे समझते हैं कि वोल्टेज बताता है, ए का मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कि सर आखिर ये ए दिया क्यों गया है। कई बच्चों को लगता है कि जो ए है ये फैशन में, ए किसमें है? फैशन में। नहीं, फैशन में नहीं है, यही तो एमीटर है। ए वाला में देखिएगा तो 5, 10, 15, 20 करके काटा जाएगा, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके। और भी वाला में देखिएगा तो 50, 100, 150, 200 ऐसे करके जाएगा। यहाँ मतलब है अगर एमीटर का काटा नहीं उठ रहा है तो मोटर खराब है, वोल्टेज नहीं उठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे स्टार्टर का वोल्ट मीटर का काटा खराब हो जाए कोई गड़बड़ नहीं है, एमीटर नहीं खराब होना चाहिए। एमीटर नहीं उठेगा तो एकदम समझो मोटर चालू नहीं होगा और पानी एकदम नहीं आएगा। तो अभी हम लोग वोल्ट मीटर सीखेंगे, ध्यान दिया जाए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को देखिए, हम लोग भी को ऐसे करेंगे, यही वोल्ट मीटर है, सूचित करने आना चाहिए। और ये जो वोल्ट मीटर देख रहे हैं एकदम समझेंगे बढ़िया से, ये जो वोल्ट मीटर देख रहे हैं इससे मापते क्या है? जब कहेंगे इससे मापते क्या है तो इससे विभवांतर मापते हैं। क्या मापते हैं? विभवांतर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है जल्दी बताएंगे तो सभी बच्चों दिमाग में सेट करेंगे कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कुछ होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? कुछ होगा, एकदम दिमाग में सेट करेंगे। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? एकदम तेजी में बताएंगे। तो देखिए, उच्च है मतलब प्रतिरोध अगर उच्च है, वोल्ट मीटर अच्छा हो, तो आदर्श वोल्ट मीटर होने के लिए प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? जल्दी बोलिए। तो आदर्श प्रतिरोध होने के लिए और आदर्श वोल्ट मीटर होने के लिए प्रतिरोध का मान अनंत होना चाहिए। यह दिमाग में सेट करेंगे। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। यह हम लोग का दिमाग में सेट चाहिए। देखिए, वोल्ट मीटर जो भी हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ये बेचारा एगो हम लोग जानते हैं कि 220 वोल्ट है, -220 वोल्ट और 0 वोल्ट। इसको कुछ आए चाहे नहीं आए, इसका घटाव बड़ा क्लियर है। जैसे ही एगो गर्म में और एगो माइनस में डाल देते हैं तो ये देखिए 220 और -0, 220 वोल्ट एकदम बल्ब जलेगा। लेकिन जैसे ही एक हम लोग किए क्या कि इसका दोनों एक ही में लगा दिए तो 220 -220 बराबर 0 वोल्ट। बॉल तो नहीं जलेगा लेकिन तार जब छुओगे तो उठा के पटकेगा, इसमें करंट है। और कई बार गांव देहात के लोग ऐसा करते हैं, ये वो प्लस में और वो माइनस में समा दिए तो 220 -220 वोल्ट माइनस प्लस, ये देखो
जब यही क्रिया गांव में होता है तो अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोलता है कि 440 हो गया। देखो 440 यही, तो हम समझते हैं सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए, आज के कंसेप्ट में और कंटिन्यू चले। एक बार पहले क्लियर करिए, यहाँ पे विभवांतर को किससे मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। विभवांतर का प्रतिरोध क्या होता है? तो उच्च होता है। विभवांतर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और आदर्श वोल्टमीटर का वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो अनंत होता है। एकदम सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है और बहुत बढ़िया से आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब चले अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रतिरोध। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध को ही अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं। एक बार ध्यान दिया जाए बढ़िया से, चलिए ध्यान दिया जाए। प्रतिरोध, और प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं। कहता है जब किसी चालक से, मैंने अभी चालक समझाया, जब किसी चालक से हम लोग कोई धारा प्रवाहित करते हैं, किसी करंट को भेजते हैं, तो इस चालक के द्वारा धारा का जो विरोध होता है, धारा का जो विरोध होता है, इस चालक के द्वारा धारा का जो विरोध होता है, इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के द्वारा धारा का जो विरोध होता है, चालक के द्वारा धारा का जो विरोध होता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। एकदम क्लियर चाहिए। फिर से, चालक के द्वारा धारा का जो विरोध होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हमेशा आर से सूचित करेंगे, यह भी दिमाग में सेट रखना है। जब कभी आर लिखा रहेगा, क्यों आर से? क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध समांतर क्रम में R1, R2, R3, श्रेणी क्रम में R1, ऐसे करके दिया रहेगा। तो प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, यह एकदम दिमाग में सेट रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी चले यहाँ, इसका SI मात्रक ओम होता है। जब प्रतिरोध के SI मात्रक की बात होगी, जब प्रतिरोध के SI मात्रक का बात होगा, तो यह देखिए क्या होगा? ओम होगा। यह ओम होगा, यह ध्यान रखना है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एकदम क्लियर चाहिए। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? ओम होगा। अब देखिए यहाँ से जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी। कंसेप्ट क्या है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, और जो इस कंसेप्ट को समझेंगे उनको बड़ा मजा आने वाला है। वाह, कंसेप्ट तो बड़ा बेहतरीन समझें। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध की जो निर्भरता है वह यदि हम लोग देखें तो पहला है पदार्थ पर। पहला प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो उसमें देखें पहला किस पर है? पदार्थ पर। पदार्थ बदलने से रेजिस्टेंस का मान बदलता है। मतलब पदार्थ अगर चेंज करेंगे तो रुकावट का मान भी बदलेगा। और यह देखिए रेजिस्टेंस ऑफ Fe ज्यादा होगा रेजिस्टेंस Cu से, और यह ज्यादा होगा रेजिस्टेंस Al से, और यह ज्यादा होगा रेजिस्टेंस Ag से। यानी प्रतिरोध जो है, पदार्थ का मान अगर बदल देते हैं, पदार्थ के मान को चेंज कर देते हैं, पदार्थ का मान बदल देते हैं या पदार्थ का मान चेंज कर देते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? इसमें एकदम ध्यान दिया जाए। इम्पोर्टेंट यही है कि लोहा जो देख रहे हैं, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा कॉपर, तांबा से, और इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से, और इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा चांदी से। एक बात और यहाँ पे नोट हम लोग करेंगे, एकदम स्टार लगा के सीखेंगे, और यहीं से ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहेगा। जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, एकदम बात समझेंगे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जी। जिसका प्रतिरोध अधिक, उससे धारा
कम जाएगा, उससे धारा कम प्रवाहित, और इसका प्रतिरोध कम, जिसका प्रतिरोध कम, जिसका प्रतिरोध कम, उससे धारा अधिक प्रवाहित, इससे धारा अधिक प्रवाहित, का प्रतिरोध अधिक, उससे धारा कम प्रवाहित, और जिसका प्रतिरोध कम, उससे धारा अधिक प्रवाहित, इसका प्रतिरोध अधिक, उससे धारा कम प्रवाहित, और जिसका प्रतिरोध कम, उससे धारा अधिक प्रवाहित। अभी देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। एकदम तेजी में सही करना है। निम्नलिखित में सबसे अधिक धारा प्रवाहित होगा, अधिक धारा प्रवाहित होगा। निम्नलिखित में सबसे अधिक धारा प्रवाहित होगा। चॉइस ए चांदी, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम और डी लोहा। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में सबसे अधिक धारा किससे प्रवाहित होगा? चॉइस ए चांदी, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम और डी लोहा। तेजी में क्वेश्चन का आंसर करिए। ये क्वेश्चन का आंसर कर दिए मतलब कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर है। बहुत बढ़िया। देखिए रेजिस्टेंस लोहा का ज्यादा है कॉपर से, कॉपर का ज्यादा है एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम का ज्यादा है चांदी से। तो रेजिस्टेंस चांदी का अधिक है, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा। सॉरी, रेजिस्टेंस कम है सबसे, यहाँ कम ना है चांदी का। जब कम है धारा अधिक प्रवाहित होगा, और सही आंसर हम लोग का होगा ए। यही हम लोग का कंसेप्ट है। लोहा का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो इससे सबसे कम धारा प्रवाहित होगा, यह ध्यान रखना है। चलिए पहला कंसेप्ट जो है सभी बच्चों का क्लियर हो गया। हम लोग चले दूसरे कंसेप्ट में और इसको एकदम दिमाग में हम लोग सेट कर लेंगे। चलिए क्या कंसेप्ट है, इसको पूरा का पूरा एकदम लिख दे बढ़िया से कि आप लोग को दिक्कत ना हो। एकदम लोहा का प्रतिरोध ज्यादा होगा कॉपर से, और कॉपर का प्रतिरोध ज्यादा होगा एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम का ज्यादा होगा चांदी से। सबसे कम चांदी का प्रतिरोध और सबसे ज्यादा, जल्दी बोलिए, लोहा। दूसरा, यह माप पर भी निर्भर करता है, और किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती और उसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दिमाग में सेट रखेंगे। किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके लंबाई का समानुपाती और एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, कहने का मतलब क्या है? यदि पदार्थ के लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया को बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस कम जाएगा। यही संबंध दोनों में चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन चलेंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर रखिए। दूसरी बात समझाते हैं। जब इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो, तो रो कहेंगे, और रो का मतलब होता है, यहाँ पे एक नया टर्म आता है प्रतिरोधकता। जब समानुपाती हटाते हैं कांस्टेंट क्या आ गया जी? रो। और रो को क्या कहेंगे? तो रो को हम लोग कहेंगे प्रतिरोधकता। यह सभी बच्चों का एकदम क्लियर होगा। तो चलिए अभी कंटिन्यू एकदम बढ़िया समझ रहे हैं। इसी प्रकार क्लास को समझिए। यहाँ देखिए, अगर हम लोग चले तीसरे नंबर गुण पे, तो तीसरा नंबर है ताप पर। किस पर? ताप पर। और सुनेंगे बढ़िया से। यदि ताप को बढ़ाया जाए, ताप को बढ़ाया जाए तो धातु का रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का घटता है। अर्धचालक का घटेगा, यही एकदम ध्यान देना है। ताप को यदि बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस जो धातु का है वो बढ़ जाएगा और अर्धचालक का घट जाएगा। अभी मैंने समझाया था एग्जाम्पल में
कि अर्धचालक का मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। जब बात होगी अर्धचालक का, तो अर्धचालक का मतलब क्या होगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। जैसे मान लेते हैं ताप को 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी किया गया है, तो किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस चॉइस ए बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा, और डी इनमें से कोई नहीं। ताप को 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी किया गया है, तो पदार्थ का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, वो घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है? जल्दी से आंसर करिए, तेजी में आंसर करिए। बहुत बढ़िया, अभी समझाए। ताप बढ़ेगा तो धातु का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ सही आंसर होगा बढ़ेगा। अब सुनना है बढ़िया से। टेम्परेचर को 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी किया गया है, तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, तो वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। टेम्परेचर को 20 डिग्री सी से, पुनः हमने प्रश्न को दोहराया, टेम्परेचर को 30 डिग्री सी से 30 डिग्री सी किया गया है। जल्दी से बोलेंगे एकदम। टेम्परेचर को 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी किया गया है, तो धारा का मान क्या होगा? यह बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो एकदम दिमाग वाला क्वेश्चन है, एकदम समझेंगे बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन कितना है बढ़िया है। जो टेम्परेचर को जब 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी क्या किए? 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी, तो बोलिए प्रतिरोध का मान बढ़ न गया? प्रतिरोध का मान बढ़ गया। धातु की हम लोग बात कर रहे हैं, धातु में सोचेंगे, और प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। अभी समझाए कि धारा कम जाएगा, धारा का मान घट जाएगा। सही आंसर होगा बी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट क्या क्या सीखा, तो एकदम अंतिम बार देख लेंगे। हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा विभव के बारे में। विभव क्या था? विद्युतीय विभव किसी पदार्थ का एक अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई पदार्थ आवेश ग्रहण करेगा या त्याग के बराबर फॉर्मूला है कार्य बटे आवेश W बटा Q SI मात्रा कुल प्रतिकूलम, इसी को वोल्ट कहते हैं। सभी बच्चों का क्लियर हो गया। के बाद फिर हम लोगों ने देखा 3 पदार्थ, चालक, अचालक, अर्धचालक। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक और विद्युत धारा का प्रवाह मजे में होगा तो चालक है। चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, यह सब चालक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य, नगण्य का मतलब शून्य, शून्य का मतलब 0। और सबसे मजेदार बात, विद्युत धारा का प्रवाह कम नहीं होगा। तो इसको सैंपल में रबर, लकड़ी, प्लास्टिक देखे, और हम लोग देखे अर्धचालक। चालक और अचालक के बीच में सब चीज है, उसी को अर्धचालक कहते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बहुत बढ़िया। के बाद हम लोग देखे विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। प्रतिरोध उच्च होता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यहाँ तक का कंसेप्ट सही बच्चों का क्लियर होगी। तो आज का क्लास मेरा यहीं तक है। आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए और मजे में क्लास करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खूब मजा आएगा पढ़ने में, और जो मजा आ रहा है एकदम गर्दा उड़ाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एकदम जल्दी से इसको अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, और 2-3 बार इस वीडियो को देखिए ताकि सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर अगले क्लास।